गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए प्रथम वर्ष में प्रथम पेपर भारत का इतिहास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजपूत युगीन सभ्यता और संस्कृति। तो सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की जो एक राजनीतिक एकता है वह नष्ट हो गई थी और भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। और इस राजनीतिक अव्यवस्था में अनेक राजपूत राजवंशों का उदय हुआ, जैसे कन्नौज में गुजर प्रतिहारों और गढ़वालों, शाकंभरी और अजमेर में चौहानों, बुंदेलखंड में चंदेलों, मालवा में परमार, गुजरात में चालुक्य, बंगाल में पहले पालों ने और उसके पश्चात सैनों ने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। तो इस प्रकार भारत में जिन नए राजवंशों का उदय हुआ वे सामूहिक रूप से राजपूत कहलाते थे। तुर्कों की भारत विजय तक अधिकांश भारत की राजसत्ता इन्हीं राजपूत वंशों के हाथों में रही। इसीलिए भारतीय इतिहास में 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के युग को राजपूत युग कहा जाता है। ठीक है। तो राजपूत युग का भारतीय सभ्यता और संस्कृति के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। इस काल में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मूल तत्व और विशेषताएं तो यथारूप में बनी रही, किंतु आवश्यकता पड़ने पर समय के अनुरूप उनमें कई बाहरी और व्यवहारिक रूप में परिवर्तन भी आए। राजपूत काल में प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कुछ भिन्न संस्कृति का विकास हुआ, जिसे राजपूतकालीन सभ्यता और संस्कृति कहा जाता है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम उसकी इस संस्कृति के विविध पहलुओं के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें जो राजपूतकालीन सभ्यता और संस्कृति है इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे कि क्या विशेषता रही। पहली विशेषता तो यही है कि इस युग में राजनीतिक एकता का अभाव था। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था और इस काल में ऐसा कोई शक्तिशाली राजवंश नहीं था जो देश के अधिकांश भाग को जीतकर उसे राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे। राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से यह युग अव्यवस्था और अराजकता का युग था। इस युग में भारत के विभिन्न भागों में अनेक राजवंशों की सत्ता थी, जिनके राजा निरंतर आपस में लड़ते रहते थे और जो अनेक बार दूर दूर तक विजय यात्रा करके भी किसी विशाल और स्थिर साम्राज्य की नींव डालने में असमर्थ थे। दूसरा हमारा था बौद्ध और हिंदू धर्म में वाम मार्ग का प्रवेश। तो एक और तो वज्रयानी बौद्ध मंत्र शक्ति और तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग करने लगे, तो दूसरी ओर जो पौराणिक हिंदू धर्म है उनके संप्रदायों का भी उदय हुआ जो वज्रयान से मिलता जुलता था। तो ये इससे क्या हुआ, भारत की जो प्राचीन धर्म है उसकी शक्ति और महत्ता में अंतर आ गया। जीवन की नव स्फूर्ति, सदाचार की भावना, उच्च आदर्श से अनुप्राणित करने का जो कार्य भारत के प्राचीन धर्म करते थे उनका स्थान अब उन रहस्यमयी क्रियाओं ने ले लिया जिनकी तह तक पहुंचना जनसाधारण के लिए असंभव था। इसी काल में क्या हुआ था, संकीर्णता आ गई थी। जो जाति व्यवस्था थी अपने जटिल रूप में प्रकट हुई। भारतीय समाज के जो पुराने वर्ण थे, वर्ग थे, जन थे, श्रेणियां थी आदि, इन सब ने क्या इनका जात पात के रूप में परिवर्तन हो गया, जो इस युग की विशेषता थी। इसी तरह से इस युग में भारत में अनेक कवि, दार्शनिक, स्मृतिकार, विज्ञानवेत्ता हुए, परंतु साहित्य और ज्ञान के क्षेत्र में इस काल के भारतीयों ने उस असाधारण प्रतिभा का परिचय नहीं दिया जो प्राचीन काल के विद्वानों ने प्रदर्शित की थी। तो इस युग की जो भाषा थी वह बोझिल और जटिल हो गई। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अब इसका हम पढ़ेंगे राजनीतिक अवस्था। राजनीतिक अवस्था में पहला पॉइंट तो हम यही लेंगे कि राजनीतिक एकता का अभाव था। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और ये निरंतर आपस में लड़ते रहते थे और अपनी शक्ति को व्यर्थ में नष्ट करते रहते थे। तो इस काल में कोई भी ऐसा शक्तिशाली राजवंश नहीं था जो संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर उसे राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध सके। दूसरा पॉइंट हमारा है सीमांत नीति तथा विदेशी राजनीति के प्रति उदासीनता। इस युग में विभिन्न राजवंशों के बीच निरंतर संघर्ष चलते रहते थे। आंतरिक लड़ाइयों में लिप्त रहने के कारण भारतीय नरेश किसी राष्ट्रीय संघ का निर्माण करने तथा सुदृढ़ सीमांत नीति तथा विदेशी राजनीति के प्रति नितांत उदासीन रहे।
जो संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर उसे राजनीतिक एकता निर्माण करने में असफल है। और इस काल में कोई भी ऐसा शक्तिशाली राजवंश नहीं हुआ जो संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करे। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था सीमांत नीति और विदेशी राजनीति के प्रति उदासीनता। तो इस युग में हमने पढ़ा कि राजवंशों में निरंतर संघर्ष था। उनकी आंतरिक लड़ाइयों में लिप्त रहने के कारण भारतीय नरेश किसी राष्ट्रीय संघ का निर्माण करने और सुदृढ़ सीमांत नीति तथा विदेशी राजनीति के प्रति उदासीन रहे। परिणाम क्या हुआ? तुर्कों ने भारतीय नरेशों की इस दुर्बलता का लाभ उठाया और उन्हें परास्त करने में सफल हुए। राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। हुणों के आक्रमण से लेकर जब गजनवी ने आक्रमण किया तब तक अरबों के सीमित आक्रमण को छोड़कर भारत विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रहा। इससे देशवासियों में यह धारणा उत्पन्न हो गई कि भारत अजेय है और विदेशी इसको जीत नहीं सकते। अतः देशवासी जो थे ना, क्या कर रहे थे? राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति असावधान हो गए। और जब तुर्कों ने आक्रमण किया तो तुर्क जो भारत थे या देश निर्बल सिद्ध हुआ। निरंकुश राजतंत्र। इस युग में जो राजतंत्र थे वे निरंकुश थे। समस्त शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित थी और निरंकुशता तथा स्वेच्छाचारिता पूर्व शासन करने लगे थे। यद्यपि अभी भी ग्राम पंचायतें थी, परंतु उनका संबंध स्थानीय प्रबंध से था, देश की राजनीति से नहीं था। राज्य का सारा अधिकार किसके हाथ में चला गया? राजा के हाथ में। प्रजा के हाथ में कुछ नहीं था। तो इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जनता जो थी, जनता में स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, देशभक्ति आदि की जो भावना है शिथिल पड़ गए और उनके स्थान पर परावलंबन, चाटुकारिता, राज्य के प्रति उदासीनता, दब्बूपन आदि की भावनाओं का उदय हुआ। शासन व्यवस्था राजपूत में कोई नया प्रयोग नहीं हुआ। प्राचीन जो राजनीतिक शासन प्रणाली का ही अनुकरण होता रहा। राजा अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इस युग के जो राजा थे निरंकुश और स्वेच्छाचारी थे। राज्य के प्रति समस्त शक्तियां उनके हाथों में केंद्रित थी। यद्यपि शासन में सहायता के लिए मंत्रिमंडल होता था, परंतु राजा सबसे ऊपर होता था। ये मंत्री राजा के सेवक होते थे और उसके आगे के अनुसार कार्य करते थे। और राजा का जो पद होता था वो क्या होता था? वंशानुगत होता था। उत्तराधिकारी के लिए क्या? ज्येष्ठ अधिकार का नियम था, मतलब जो बड़ा होता था उसको ही बनाया जाता था। गुप्त काल की भांति इस काल में भी राज्य भुक्तियों, विषयों, मंडलों और ग्रामों में विभक्त था। और इस युग में सामंत जो थे पद्धति का विकास हो गया था। प्रांतीय शासन स्थानीय सामंतों के हाथ में था। सम्राट के दिन बहुत छोटे छोटे सामंत थे जो अपने अपने क्षेत्रों में पृथक रूप से शासन करते थे। गाँव में ग्राम पंचायतें होती थी और गांव का स्थानीय शासन इन्हीं ग्राम पंचायतों द्वारा होता था। ठीक है ना। इसी तरह से सामाजिक व्यवस्था में देखें हम वर्ण व्यवस्था। वर्णाश्रम धर्म का पालन और उसकी रक्षा करना राजा का प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। इस युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण तो होते ही थे। इसके अतिरिक्त अनेक उपजातियों का भी उद्भव हो गया था और जाति प्रथा का जो बंधन था अत्यंत कठोर हो गया था। और अब क्या हुआ कि जो वर्ण परिवर्तन है वो संभव नहीं था और सभी वर्णों और जातियों में जड़ता आ गई थी। ब्राह्मणों का स्थान हमेशा की तरह ऊंचा ही था इस समय भी। और पुरोहित, जो ब्राह्मण पुरोहित थे, एक दार्शनिक माने जाते थे। कुछ ब्राह्मण राजाओं की नौकरी करते थे। क्षत्रियों का भी समाज में ऊंचा स्थान था। क्षत्रियों का परम कर्तव्य देश की रक्षा करना होता था। वैश्य वाणिज्य व्यापार में लगे हुए थे और शूद्रों की जो स्थिति थी वह शोचनीय होती थी। विवाह स्ववर्ण विवाह होते थे, फिर भी अंतर जो जाति विवाह प्रचलित थे। अनुलोम विलोम भी होते थे। जैसे गढ़वाल नरेश गोविंद चंद्र का विवाह बौद्ध राजकुमारी के साथ हुआ। अच्छा, राजकन्याओं के लिए स्वयंवर की प्रथा भी थी। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। कन्या के रूप में उनका पालन पोषण और शिक्षण होता था। कन्याओं की शिक्षा का उचित प्रबंध था। इस युग में अनेक सुशिक्षित और विदुषी महिलाओं का उल्लेख भी मिलता है। अच्छा, पर्दा प्रथा नहीं थी। इसमें उच्च वर्ग की स्त्रियां नृत्य, संगीत आदि भी सीखती थी और कुछ महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। देवदासी प्रथा प्रचलित थी। दक्षिण की बहुत सी कन्याएं देवताओं को मंदिर में समर्पित कर दी जाती थी। खान पान और रहन सहन। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन मांस, शराब आदि का प्रयोग नहीं करते थे। क्षत्रिय और वैश्य विशेष अवसरों पर इनका प्रयोग करते थे।
गोधूम, चावल, फल आदि इसके प्रमुख अंग थे। बंगाल में तांत्रिक प्रभाव के कारण मांस भक्षण और मदिरा पान का प्रचलन था। धनवान लोग ठाट बाट पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। उनके घरों में सभी प्रकार की सुविधाएं होती थी। स्त्रियां और पुरुष विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करते थे। सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रों का उपयोग किया जाता था। इसी तरह से मनोरंजन में शतरंज का खेल काफी लोकप्रिय था। संगीत और नृत्य का आयोजन विशेष अवसरों पर किया जाता था। धार्मिक अवसरों पर रथ यात्रा की भी व्यवस्था की जाती थी। इसके अतिरिक्त नाटक, दूध क्रीड़ा, आखेट आदि भी आमोद प्रमोद के साधन थे। वैदिक चरित्र का महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि समाज काफी परिपक्व हो चुका था और इस समय लोगों में अहंकार की जो भावना थी कूट कूट कर भरी हुई थी। जो कुछ वीर थे उन्हें अपनी वीरता पर घमंड था। जो विद्वान थे उनके लिए संसार मूर्ख था और जो दानशील थे उनके समस्त विश्व अर्थलोलुप था। धार्मिक अवस्था के ऊपर हम चर्चा करें तो राजपूत युग में हिंदू धर्म की पर्याप्त उन्नति हुई थी और हिंदू धर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। वैष्णव धर्म का अधिक प्रचार था। इस संप्रदाय के अनुयायी अपने इष्ट भगवान विष्णु की उपासना करते थे। विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी और गरुड़ की भी पूजा की जाती थी। इस काल में भगवान विष्णु के 24 अवतारों की उपासना की जाती थी। इन अवतारों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण लोकप्रिय थे। इस संप्रदाय में मूर्ति पूजा और मंदिरों की प्रधानता थी। शैव धर्म की हम चर्चा करेंगे तो शैव धर्म का भी व्यापक प्रचार हुआ। अनेक नरेशों ने शैव धर्म को ग्रहण करके अनेक भव्य शिव मंदिरों का निर्माण कराया। पाल, चेदी, चंदेल आदि राजाओं के लेखों में ओम नमः शिवाय का उल्लेख है। शैव धर्म के कई संप्रदाय थे जिनमें पाशुपत, कापालिक, कालमुख, लिंगायत आदि प्रमुख थे। स्वामी शंकराचार्य शिव संप्रदाय और अद्वैत वेदांत के महान आचार्य थे। उन्होंने संपूर्ण भारत में अद्वैत वेदांत का प्रचार किया और अपने धर्म और दर्शन को स्थायी बनाने के लिए भारत की चारों दिशाओं में मठ भी स्थापित किए। कौन कौन से करे? दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारका मठ, पूर्व में पुरी और उत्तर में बद्रीनाथ मठ। ये 4 मठ स्थापित किए। इस युग में शाक्त संप्रदाय का भी प्रचार था। इस संप्रदाय के अनुयायी शक्ति की उपासना करते थे। चंडी, चंडिका, अंबिका, अंबाली, कल्याणी, महाकाली, महालक्ष्मी आदि रूपों में जो है देवियों की उपासना की जाती थी और उनके मंदिर भी बने हुए थे। संप्रदाय में तंत्र मंत्र की भी प्रधानता थी। बौद्ध धर्म का भी उस समय प्रचलन था। हालांकि इसका पराभव शुरू हो गया था। बौद्ध धर्म में भी पाखंड और आडंबर आ गए थे, परंतु मठ विलासिता और भ्रष्टाचार के केंद्र भी बन गए थे। अब बौद्ध धर्म में वज्रायन संप्रदाय का भी उदय हुआ था जो तंत्रवाद में आस्था रखता था। इस नए संप्रदाय में जो अनुयायी थे वो बुद्ध को एक सिद्ध पुरुष मानते थे लगे और जिनको अति मानुष सिद्धियां प्राप्त थी। इन्हीं सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए वज्रयानी अनेक प्रकार की गुप्त साधना और क्रियाएं करने लगे। जैन धर्म का प्रभाव इस युग में घट गया था, परंतु फिर भी उसकी स्थिति अच्छी थी। दक्षिण भारत में इसका खूब प्रचार हो रहा था और चालुक्य और राष्ट्रकूट नरेशों ने जैन धर्म को आश्रय प्रदान किया था। जैन धर्म का सबसे अधिक प्रोत्साहन चालुक्य नरेश कुमारपाल से हुआ। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र उसी के दरबार से था। गुजरात, काठियावाड़ और राजस्थान में जैन धर्म का काफी प्रचार हुआ। अनेक राज्यों में भव्य जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। इसी तरह से सामान्य धार्मिक विश्वास और आस्थाएं इस युग में जो है मूर्ति पूजा का अत्यधिक प्रचलन हुआ। फलस्वरूप भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ। लेखों से पता चलता है कि इन मंदिरों के लिए भूमि दान में दी जाती थी। राजाओं के अतिरिक्त अन्य धनी लोग भी मंदिरों को दान दिया करते थे। विविध धर्मों में सामान्यतः परस्पर धार्मिक सहिष्णुता थी। हिंदू और जैन मतावलंबी नरेश अपने मत के मंदिरों को और विहारों को दान देते थे। आर्थिक अवस्था
कृषि की स्थिति की उन्नति हुई। गेहूं, जौ, चावल, चना, कपास आदि यहाँ की मुख्य फसलें थी। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। इस युग में नरेशों ने अनेक झीलों का, जलाशयों का निर्माण कराया। कश्मीर के राजा अवंती वर्मन ने झेलम से अनेक नहरें निकलाई। चंदेल और परमारों ने मदन सागर और मूंज सागर नामक झील का निर्माण करवाया था। उद्योग भी उन्नत अवस्था में थे और इस वस्त्र उद्योग अपने पर्याप्त विकसित था। सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते थे। रंगरेज अनेक प्रकार के कपड़े रंगते थे। वस्त्र व्यवसाय के अतिरिक्त आभूषण बनाना, बर्तन बनाना, मूर्तियां बनाना, संगत राशि, हाथी दांत का काम आदि अनेक उद्योग प्रचलन में थे। व्यापार भी उन्नत था। जहां भारत के आंतरिक व्यापार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार का व्यापार होता था, वहां विदेशों से भी भारत में व्यापार प्रचुर मात्रा में होता था। व्यापार जल और थल दोनों मात्रा में होता था। स्थल मार्ग से भी चीन, अरब, ईरान, बेबीलोनिया आदि देशों का माल जाता था। तो इस प्रकार से राजपूत युग में देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी। साधारण जनता की आर्थिक दशा काफी अच्छी थी। राजकीय कर कम थे। राजा जनता की आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप कम करता था। देश में धन संपत्ति अतुल मात्रा में थी। तो ये थी हमारे राजपूत काल की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। धन्यवाद।